नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा झा। दिल्ली एमसीडी चुनाव के रण में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उतर चुके हैं। बुराड़ी में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं वो। इस दौरान क्या कुछ वो कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। जहां भी गया उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के बीच में मैंने एक ही बात कही। मैंने कहा एक तरफ मोदी जी हैं, उनके साथ हम लोग हैं, उनके नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में काम करने वाली टीम है। विश्वव्यापी मोदी जी के रूप में हमारे पास नेतृत्व है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के रूप में। और एक तरफ ऐसे लोग हैं जो काम नहीं करते हैं, जो केवल और केवल लोगों को भरमाने का काम करते हैं, लोगों के साथ झूठ बोलने का काम करते हैं, लोगों के साथ फरेब करने का काम करते हैं, लोगों के साथ गुंडागर्दी करने का काम करते हैं। अभी अनिल त्यागी जी बोल रहे थे, इनको नाम पूरी तरह से इनको नेगी नाम था, वो भाई नेगी, दिलवर नेगी नाम था उसका, जिसके साथ वहां के सभासद में किस प्रकार से उनकी हत्या की गई थी, किस प्रकार का घिनौना मृत्यु हुआ था इसी दिल्ली में, दिल्ली के दंगों में हम सब लोगों ने देखा भाई बहनों। उत्तराखंड के अंदर भी हम कह रहे थे कि एक तरफ काम करने वाले लोग हैं, एक तरफ केवल कारनामे करने वाले लोग हैं। आज आप देख रहे होंगे दिल्ली के अंदर किस प्रकार से कारनामे हो रहे हैं। कहीं मंत्री जेल में, जेल के अंदर भी उन्होंने लोगों को ठगने वाला एक कारखाना खोल रखा है। वो कौन है जो सबसे बड़ा ठग है? वहां ठग को भी ठगने का काम अगर किसी पार्टी के लोग कर रहे हैं तो आपकी और हमारी को क्या, उनके सामने क्या है? दिल्ली की भोली भाली जनता को ठगने का लगातार काम उनके माध्यम से हो रहा है। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा जहां मोदी जी के नेतृत्व में लगातार पूरे देश के अंदर करोड़ों करोड़ों की संख्या में मकान देने का काम हो रहा है। आयुष्मान भारत योजना मोदी जी ने पूरे देश के अंदर चलाई थी, लेकिन दिल्ली के अंदर उस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उत्तराखंड के अंदर 6 लाख लोगों से भी ज्यादा लोगों ने उस आयुष्मान भारत योजना से उत्तराखंड के देश के अच्छे अच्छे अस्पतालों में अपना इलाज करवाया है। यहाँ की सरकार ने उसको लागू नहीं किया। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री आवास योजना चाहे शहरी क्षेत्रों चाहे ग्रामीण क्षेत्रों, सारे क्षेत्रों में लागू है। लाखों की संख्या में घर मिल रहे हैं, हर बेघर को मकान मिल रहा है, लेकिन दिल्ली के अंदर वो भी नहीं मिल रहा है। दिल्ली के अंदर पिछले दिनों 3024 मकान देने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है भाइयों बहनों। और हर घर को, हर किसी को पक्का मकान देने का संकल्प लिया है हमारी पार्टी ने। हर किसी के घर में नल से जल पहुंचाने का संकल्प लिया है, हर किसी का शौचालय बनाने का संकल्प लिया है। इतना ही नहीं, अभी कोरोना महामारी में जहां पूरी दुनिया सोच रही थी कि कोरोना महामारी भारत के अंदर आएगी तो भारत का क्या होगा, भारत कैसे अपने पैरों पर खड़ा होगा, भारत पूरी दुनिया के लिए जिम्मेदारी बन जाएगा, भारत को संभालना मुश्किल हो जाएगा, इतनी बुरी तरह से बीमारी फैल जाएगी। ऐसे कठिन समय में भी हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे देश को व्यवस्थित करने का काम किया। और इतना ही नहीं, एक वैक्सीन नहीं भाइयों बहनों, 2 वैक्सीन नहीं, 3 वैक्सीन मुफ्त में लगाने का काम किसी ने किया तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, आप जरा वो समय भी याद करिए, जब वैक्सीन नहीं आई थी तो कैसा भय का वातावरण पैदा हो गया था। अगर वो वैक्सीन नहीं आई होती तो क्या हम लोग यहां पर रैली में आए होते? बताइए जरा, आप लोग रैली में आए होते क्या वैक्सीन नहीं लगी होती? कोई ऐसा तो नहीं है जिसको वैक्सीन नहीं लगी है। यहाँ पर जितने लोग आए सबको वैक्सीन लगी है ना? एक भी नहीं छोड़ा। अच्छा, सबको लगी है क्या? 3 लगी है। नहीं, जिन को लग गई जरा हाथ खड़ा कर दीजिए एक बार। सभी को लग गई है, सभी को मुफ्त में लगी है ना? किसी से पैसा तो नहीं लिएगा, शुल्क तो नहीं लिएगा किसी से? बताइए, हाथ उठा के बताइए ना। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।
भाइयों बहनों सभी को निःशुल्क वैक्सीन लगाई। इतना ही नहीं, अनिल भाई जो गरीब थे, रिक्शा चलाने वाले थे, टांगा चलाने वाले थे, इसके साथ साथ छोटी दुकान चलाने वाले थे, मजदूरी करने वाले थे, उनका कारोबार बंद हो गया। तो ऐसे समय में प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनको प्रधानमंत्री के रूप में जो काम करना था वह तो किया ही किया। जैसे घर के माता पिता अपने बच्चे का ख्याल रखते हैं, पूरे हिंदुस्तान के पूरे देशवासियों का उनकी चिंता करने का काम कि किसी को भूखे पेट न सोना पड़े, किसी के घर का चूल्हा न बुझे, हर किसी को 2 टाइम का खाना मिलता रहे, उसकी भी व्यवस्था प्रधानमंत्री मोदी जी ने की और 5 किलो अनाज प्रत्येक यूनिट के हिसाब से देने का काम किया। तो बुराड़ी में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी चुनाव प्रचार में उतरे थे, जहां पर उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी के लिए समर्थन की अपील की। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के सभी पूर्व विधायकों ने मिलकर संगठन बनाया है। पूर्व विधायकों के संगठन में अभी 30 से 35 विधायक एकजुट हुए, जिन्होंने विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी से मुलाकात की। बता दें, उत्तराखंड के ज्वलंत मुद्दों पर अपनी राय और अपने अनुभवों के आधार पर विचार विमर्श करने के लिए पूर्व विधायकों ने अपना एक संगठन तैयार किया है। सभी पूर्व विधायक जनवरी महीने में संगठन की रणनीति और आधिकारिक ढांचा तैयार करने के लिए बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम के लिए पूर्व कैबिनेट मंत्री और विधायक लखीराम जोशी को अध्यक्ष बनाया गया है। पूर्व विधायक संगठन से जुड़े विधायकों का कहना है कि प्रदेश सरकार के कामकाज को लेकर पूर्व विधायक भी अपना योगदान देना चाहते हैं। वो भी आने वाले समय में अपने सामाजिक संगठन के माध्यम से विचार विमर्श कर प्रदेश के विकास में अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं। ये उत्तराखंड में हमने एक पूर्व विधायकों का संगठन बनाया है, जिसमें सभी पार्टियों के जो पूर्व विधायक हैं वो सभी इसके सदस्य हैं। और जनवरी में, लगभग जनवरी के महीने में हम ये पूरे प्रदेश के पूर्व विधायकों का एक सम्मेलन बुलाने जा रहे हैं। और जो हमारी प्रदेश की समस्याएं हैं, चाहे वो पलायन हो, चाहे रोजगार हो, चाहे अन्य कोई भी समस्या हो, उस संगठन के माध्यम से हम सरकार को और सुझाव देने का काम करेंगे। यही सोच के हमने सर्वदलीय एक संगठन बनाया। विधानसभा अध्यक्ष औपचारिकता करनी थी हमने, और विशेषकर जो स्टे वैकेट हुआ, बड़ा भारी काम हुआ है। कम से कम प्रदेश की स्वच्छ छवि बने, और विधानसभा अध्यक्ष ने जो कदम उठाया था सराहनीय कदम था, उनको बधाई देने के लिए। तो फिर और भी जनरल समस्याएं प्रदेश के बारे में थी, जो सामूहिक थी, उनके बारे में हल्की फुल्की चर्चाएं हुई कि दूसरे प्रदेशों में क्या हो रहा, क्या नहीं हो रहा, विधायकों पूर्व विधायकों कि कैसे कैसे उनको जिम्मेदारी दी जाए। जो ब्यूरोक्रेट हर कुर्सी पर बैठाए जा रहे हैं, वहाँ जनप्रतिनिधियों क्यों ना मौका दिया जाए। जो रिटायर होने के बाद ब्यूरोक्रेट उत्तराखंड में जमे 15-15 साल से एक पद पर बैठे, वहाँ जनप्रतिनिधियों को मौका दिया जाए। एमएलए एक्स मिनिस्टर हैं। पूर्व विधायक गण, हम चाहे किसी भी दल के हैं, हम कांग्रेस के हैं, हम भाजपा के हैं, पूर्व विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, बहुत जिम्मेदारी से कार्य कर चुके हैं समाज का और कर भी रहे हैं। तो हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। प्रदेश की कुछ ज्वलंत समस्याएं थी, उनको लेकर के, क्योंकि विधायक हों, उनकी संरक्षक जो है विधानसभा अध्यक्ष होती हैं, उनके पास जो अपनी बात रखने आए थे। और बहुत ही सकारात्मक जो है उनका सुझाव रहा, पक्ष रहा। वो जल्दी ही जो है पूर्व विधायकों की भी एक समिति का गठन करने की बात उन्होंने की। बहुत अच्छा लगा। कुछ दिन पहले कुछ 1-2 विधायक जो पूर्व के विधायक हैं वो आए थे, और उन्होंने मुझसे बात की थी कि वो प्रदेश के हित के लिए, अपने क्षेत्र के हित के लिए कार्य करना चाहते हैं, और हमारे साथ मिलके, विधानसभा के साथ मिलके कार्य करना चाहते हैं। आप जानते हैं, पूर्व विधायक हैं तो मेरी जिम्मेवारी वो भी है। और मुझे बहुत अच्छा उनका सजेशन लगा कि जो भी उत्तराखंड के लिए इस वक्त आवश्यक है या अच्छा है या उत्तराखंड के वासियों के हित में है, वो उस पर काम करना चाहते हैं। तो मैंने उसको इनकरेज किया है। इन्वेस्ट इंडिया की ओर से ODOP यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की शुरुआत उत्तराखंड में की जा रही है। इसमें उत्तराखंड के 13 जिलों से 13 अलग अलग प्रोडक्ट्स चुने गए। अल्मोड़ा से बाल मिठाई, उत्तरकाशी से लाल चावल जैसे प्रोडक्ट हर जिले से चुने गए हैं। इन्वेस्ट इंडिया का मकसद लोकल चीजों को ग्लोबल लेवल तक ले जाने का है। ODOP को और भी बेहतर बनाने के लिए Amazon और जैम जैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पर भी ODOP बाजार रखा गया है।
प्रोडक्ट का जो कॉन्सेप्ट है, इसको भारत सरकार के टॉप लेवल से, प्राइम मिनिस्टर लेवल से प्रमोट करने का एक बीड़ा उठाया गया है और सभी राज्य इसमें शामिल हैं। सभी राज्य अपने अपने हर डिस्ट्रिक्ट से कम एक प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करके उसको वोकल फॉर लोकल एंड लोकल टू ग्लोबल जो एक थीम है, एक नारा दिया गया है, उसके हिसाब से हमारे जो हर जिले में खास चीज़ें हैं, जो विशेष प्रोडक्ट है, यूनिक प्रोडक्ट है, जिसको हम लोग नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में ले जा सकते हैं। DPIIT का जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने 2 साल पहले लॉन्च किया था, इसके तहत हम 765 जिलों से एक प्रोडक्ट का चुनाव हुआ है और हम उस प्रोडक्ट की यूनिकनेस और इंडिजिनस प्रोडक्ट्स को एक ग्लोबल लेवल पे ले जाना चाहते हैं, एक लोगों के साथ कनेक्टिंग इंडियन डिस्ट्रिक्ट टू द ग्लोबल मार्केट। और इन प्रोडक्ट्स की यूनिकनेस को एक स्टोरी टेलिंग के माध्यम से, एक अच्छे पैकेजिंग के माध्यम से, उनकी क्वालिटी अपग्रेडेशन के माध्यम से और जितने भी डिज़ाइन इंटरवेंशन है उनको एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे ले जाना, जेम पर ले जाना, इसके अंतर्गत हम इन प्रोडक्ट्स को कोशिश कर रहे हैं कि एक नई पहचान मिले। DPIIT शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत आज हल्द्वानी पहुंचे और इस दौरान वो गौलापार स्थित उच्च शिक्षा निदेशालय भी पहुंचे, जहां उन्होंने उच्च शिक्षा के आवासीय भवन का लोकार्पण किया। साथ ही निदेशालय कर्मचारियों के लिए भी आवासों के निर्माण कार्य का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने नशे के खिलाफ जन जागरूकता अभियान चलाने के लिए हर कॉलेज में कमेटी बनाने के निर्देश दिए हैं। का निदेशालय है, हमारे डायरेक्टर के लिए आवास की बड़ी दिक्कत थी। आज उसका विधिवत जो है हम लोगों ने लोकार्पण किया है। जो हमारे यहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर रहते हैं और हमारे कार्मिक रहते हैं, उनके लिए भी आवासीय भवन के लिए 2 करोड़ रुपये सरकार की तरफ से दिए गए हैं और मुझे आशा विश्वास है कि भी जल्दी बन के तैयार हो जाएंगे। हम अपने राज्य में डॉक्टर मोहन सिंह देश जी हम लोगों के बीच में, बाकी हम अपने राज्य में जो है ये सारी जो शिक्षा का। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने काठ गोदाम हेड़ा खान मार्ग पर भूस्खलन स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान गुस्साए ग्रामीणों ने उनका घेराव कर उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत कराया। उन्होंने कहा, मार्ग को खोलने से पहले वैकल्पिक मार्ग तैयार किया जाए जिससे लोगों को आने जाने में सुविधा हो सके। मार्ग बंद हो जाने से काठ गोदाम से रीठा साहिब तक जाने वाले पहाड़ के करीब 200 गाँव के लोगों को मुसीबत झेलनी पड़ रही है। बता दें, काठ गोदाम से हेड़ा खान जाने वाला मार्ग भूस्खलन के चलते पिछले 11 दिनों से बंद है। लोग निर्माण और जिला प्रशासन सड़क खोलने में जुटा हुआ है, लेकिन पहाड़ से लगातार आ रहे मलबे से मार्ग खोलने में बाधा उत्पन्न हो रही है। जो हमने बीआरओ को बात करी थी दिल्ली, आर्मी की तरफ से भी बीआरओ की तरफ से कल उनके चीफ इंजीनियर यहाँ आ रहे हैं। अभी मुझे पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने यहाँ बताया, कल सुबह उनकी बैठक भी हो रही है। अपनी तरफ से हम बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं और जो सेक्रेटरी हमारे पीडब्ल्यूडी और सेक्रेटरी जो फॉरेस्ट हैं, उन्होंने एक नोट मांगा है। वो नोट आज पहुंच जाएगा शाम तक। उसके आधार पर जो वैकल्पिक मार्ग बन रहा है करीब 3-4 किलोमीटर काट के, तो उसमें फॉरेस्ट लैंड जहां जहां पड़ रही है उसका भी जल्दी से जल्दी हम लोगों को स्वीकृति मिलेगी। उत्तराखंड के बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने टिहरी पहुंचकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने आम आदमी पार्टी पर बड़े गंभीर आरोप लगाए। आदित्य कोठारी ने कहा, हिमाचल में बीजेपी 40 से ज्यादा सीटें जीत रही है, गुजरात में बीजेपी के सामने कोई नहीं है। उन्होंने आप पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी खालिस्तानियों की फंडिंग से चुनाव लड़ रही है। जब से पंजाब में आप आई है तब से खालिस्तानियों के साथ इनके संपर्क उजागर हुए हैं। खालिस्तानी नेताओं के साथ अरविंद केजरीवाल लगातार बैठकें कर रहे हैं। और गुजरात में तो कोई है ही नहीं, कांग्रेस खत्म हो चुकी है, आम आदमी पार्टी थोड़ा बहुत प्रयास कर रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी का क्या हो गया कि जो पंजाब में जो उनकी सरकार आई है और खालिस्तानियों के साथ जो उनके संपर्क जो उजागर हुए हैं, खालिस्तानी नेताओं के साथ केजरीवाल की लगातार बैठकें हो रही हैं और ये भी जानकारी मिल रही है कि खालिस्तानियों की फंडिंग से वो चुनाव लड़े हैं। तो ऐसी ये सब बातें जब उजागर हो रही हैं तो उनकी छवि धीरे धीरे छवि उनकी खराब हो रही है। तो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे, जनता एक्सेप्ट नहीं, जनता शांति प्रिय, हमारी हिंदुस्तान की जनता शांति। सिंचाई विभाग की जमीन पर किए गए अतिक्रमण को लेकर प्रशासन सख्त है। जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ उन इलाकों का निरीक्षण किया जहां विभागीय जमीन पर अतिक्रमण कर आश्रम और होटल्स बनाए गए हैं। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि इन अतिक्रमण को जल्द ही हटाया जाएगा।
विभाग की जितनी भी लैंड है वो मेरी जानकारी में लाया गया है कि हाई कोर्ट में मामला गया था। 90 ईयर की लीज थी, वो लीज पूरी हो गई है। उसके बाद उनकी लीज आगे बढ़ाई नहीं गई। हाई कोर्ट से मुकदमे हार चुके हैं। एक लग्जरी लिटिगेशन होता है, कोई पीपी एक्ट में जा रहा, कोई सिविल कोर्ट में जा रहा है, इसका कोई मायने नहीं रखता। अगर ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ से उनको कोई रिलीफ नहीं मिली है तो मैंने इनसे एक्सीएन से यही कहा है कि आप इसको आइडेंटिफाई करिए। जिन लोगों ने आश्रम हो, अखाड़े हो या प्राइवेट लोगों ने, उनको बहुत ही आदरपूर्वक बता दीजिए कि यह लैंड सरकार की है और इस पर स्वेच्छा से उसको छोड़ दें। मैं उम्मीद करता हूँ। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा का एक बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो कांग्रेस में बीजेपी द्वारा स्लीपर सेल छोड़े जाने की बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी निष्ठा बीजेपी में है। वे दिन भर तो कांग्रेस में रहते हैं और शाम को बीजेपी के लोगों से मिलते हैं। उन्होंने कहा, हम ऐसे लोगों की जानकारी मिल रही है और हम इस पर जल्द संज्ञान ले रहे हैं। जल्द ही ऐसे लोगों को पार्टी आइसोलेट करेगी। कोशिश रहेगी कि ऐसे लोगों को पार्टी में कोई पद ना मिले। पिताजी ये कहते हुए दिखाई दे रहे कि 40 लोग 30 लोग लेके मजाक हो रही है। गांधी जी 37 लोगों को लेके शुरू किए थे दांडी यात्रा को, और किसी भी संगठन को खड़े करने के लिए गाँव के उस कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ाने की आवश्यकता है जो 150 की गाँव की संख्या में, जनसंख्या में 40-50 लोगों को लेके कार्यक्रम कर रहा है, कांग्रेस की बात कर रहा है और गलत कामों का विरोध कर रहा है, तो उसका मान सम्मान। ऐसे लोग 100% वो हैं जो स्वयं तो कांग्रेस में सशरीर, लेकिन जो उनकी निष्ठा है, उनकी जो गर्लफ्रेंड है निष्ठा नाम की, वो बीजेपी में मिली हुई है। तो निश्चित ही हम लोग पूरी उसकी तैयारी में है। हम लोगों के संज्ञान में, मैं कह रहा हूँ ना, कांग्रेस भवन के सामने, कांग्रेस भवन के आसपास उनके इंटरव्यूज आ रहे हैं। वहीं बीजेपी प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा के दिए गए बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अपनी ही पार्टी का संगठन तोड़ने का काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर संगठन में किसी प्रकार की कोई कमियां हैं, खामियां हैं, तो उसे दूर करने का काम किया जा सकता है। लेकिन उनके द्वारा जो बयान दिया जा रहा है वो संगठन के हित में नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस कर्ण मारा जी का जो ये बयान है, ये अपने आप में किस मानसिकता को दर्शित करता है, ये हम सबके सामने है। वो किस प्रकार से, अगर उनके संगठन में कोई कमियां हैं तो उनका दायित्व बनता है कि वो अपने संगठन को समझाएं, सुलझाएं जो भी उनकी समस्याएं हैं। लेकिन जिस प्रकार से वो कह रहे हैं कि बीजेपी के यहाँ पे स्लिप सेल है और इस तरीके से जो बयान वो दे रहे हैं, वो संगठन को तोड़ने की भरसक प्रयास उनका है। और जो तितर बितर आज संगठन हो रखा है वो उन्हीं की देन है, क्योंकि परिवारवाद को संगठन में बिल्कुल नहीं माना जा रहा है। और हरीश रावत ने जिस प्रकार से अपने सारे रिश्तेदारों को संगठन में सौंपा है, तो उनकी बिल्कुल भी वहां चल नहीं रही। विश्व धरोहर फूलों की घाटी जोशीमठ में वन्य जीवों की गतिविधियों और वन तस्करों पर 18 ट्रैप कैमरों से पैनी नजर रखी जा रही है। भारी बर्फ के बीच 1 से 2 फीट बर्फ में कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग की 10 सदस्यीय टीमों ने फूलों की घाटी के अलग अलग लोकेशन पर 10 ट्रैप कैमरे लगाए हैं। साथ ही समय समय पर गश्त की जा रही है। बता दें कि विश्व धरोहर फूलों की घाटी अपनी जैव विविधता के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। तो फूलों की घाटी में 10 ट्रैप कैमरे लगाए गए हैं। इसके जरिए वन्य जीव और जो वन तस्कर है उन पर नजर रखी जा सकेगी। वहीं बीजेपी सरकार से अब राज्य आंदोलनकारी नाराज हो गए हैं। आंदोलनकारियों की 36 आरक्षण की मांग को अब तक कैबिनेट में शामिल न किए जाने से राज्य आंदोलनकारी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। राज्य आंदोलनकारियों की माने तो उनकी उपेक्षा हो रही है, जो राज्य हित और सरकार के लिए सही नहीं है। इसलिए अब भी अगर सरकार जल्द इस विषय पर फैसला नहीं लेती तो आने वाले दिनों में आंदोलनकारियों के आक्रोश का भारी सामना करना पड़ेगा। सरकार से लगातार उत्तराखंड सरकार राज्य आंदोलनकारियों के साथ लगातार उपेक्षा करती आ रही है। अब तक 2-3 कैबिनेट हो चुकी हैं और उन कैबिनेटों में भी राज्य आंदोलनकारियों के मैटर नहीं आए। न ही जो है महिलाओं के 30% क्षैतिज आरक्षण का मामला आया और न राज्य आंदोलनकारियों का 10% आरक्षण का मामला आया। तो अब हम सरकार से मांग करना चाहते हैं कि न तो वो कैबिनेट में लेके आ रहे हैं, जबकि वो बराबर हमें आश्वासन देते रहे हैं, और 29 तारीख से विधानसभा सत्र भी आहूत होना है। तो कहीं न कहीं ये आशंका व्यक्त की जा रही है कि क्या सरकार या कुछ अधिकारी जो है माननीय मुख्यमंत्री को गुमराह कर रहे हैं, और माननीय मुख्यमंत्री सीधे क्यों नहीं आदेश कर देते कि जो काम होना है उसमें किंतु परंतु नहीं होना।
बीजेपी विधायक खजान दास ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि राजधानी देहरादून में जो स्मार्ट सिटी के काम हो रहे हैं उन कामों में लेट लतीफी के चलते जनता बहुत परेशान हो रही है। ऐसे में सरकार को नए विकल्प के तौर पर स्मार्ट सिटी अलग बनानी चाहिए थी। बीजेपी विधायक ने कहा जिस प्रकार से देहरादून की बसावट है उसमें ना तो अब सड़कों का चौड़ीकरण किया जा सकता है और ना ही दूसरे कोई बड़े काम यहां पर हो सकते हैं। बिल्कुल कुल मिलाकर के स्मार्ट सिटी का डेवलप जहाँ तक सवाल है वो अलग सिटी यहाँ पर बसनी ही चाहिए थी, क्योंकि हमारे पास जगह उतनी है, शहर के बीच है, सड़क कितनी चौड़ाई है आप सब जानते हैं, और उसको हम कर नहीं सकते, उसी पे सारा विस्तार होना है, चाहे वो पाइपलाइन हो, चाहे सीवर लाइन हो, चाहे विद्युत लाइन हो और चाहे सड़क का चौड़ीकरण हो, क्योंकि सड़क को हम ज़्यादा छेड़ नहीं सकते और सड़क ही बनानी है तो फिर लोग कहाँ रहेंगे, ये स्थिति भी है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुरेश जोशी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को सलाह देते हुए कहा कि उम्र के वो इस पड़ाव पर हैं और राजनीति का जो तजुर्बा उनके पास है, ऐसे में उन्हें अपने खुद की बजाय युवा पीढ़ी को आगे करना चाहिए, जिससे युवाओं को भी मौका मिल सके और कांग्रेस पार्टी में भी नई लीडरशिप आगे बढ़ सके। बीजेपी नेता ने कहा हरिद्वार में पूर्व मुख्यमंत्री की भारत जोड़ो यात्रा अभी भी उनके राजनीतिक अभिलाषा का प्रमाण है। रावत जी का प्रश्न है, वो बहुत अनुभवी नेता हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन मुझे लगता है कि देश काल परिस्थितियों के आधार पर अब रावत जी को कम से कम एक बड़ा मन कर करके, बड़ी चीज़ को कर करके नई पीढ़ी को, जो आपने कहा कि वो ज़मीन तलाश रहे हैं, देखो नई पीढ़ी को राजनीति में लाना चाहिए, क्योंकि उनके बेटे आनंद जी भी कई बार इस बात को कह चुके हैं और भी कार्यकर्ता हैं, क्योंकि बहुत लंबे समय तक उन्होंने राजनीति की है। तो नई सितारगंज में सिडकुल के जायडस कंपनी के वर्करों का धरना प्रदर्शन कंपनी गेट पर 161वें दिन भी जारी रहा। कंपनी वर्कर्स धरने में खटीमा विधायक और उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी और हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश राजा बहुगुणा सीपीआई एमएल के स्टेट सेक्रेटरी ने धरना स्थल पर पहुंचकर धरने को अपना समर्थन दिया। वहीं कंपनी के वर्कर्स का कहना है कि जायडस कंपनी में की गई गैर कानूनी अवैध बंदी के कारण 1200 श्रमिकों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। आज उत्तराखंड से लगातार जो है फैक्ट्रियां पलायन कर रही हैं, उद्योग पलायन कर रहा है, मतलब कि रोजगार पलायन कर रहा है। जायडस के कर्मचारियों को अचानक सुबह पता चलता है कि उनकी फैक्ट्री बंद हो गई, ना कोई नोटिस पीरियड है ना कुछ है, और फैक्ट्री बंद करके चले जाते हैं और सरकार आंख बंद कर बैठी हुई है। हाईकोर्ट ने भी निर्णय दे दिया पक्ष में, तब भी कोई सरकार निर्णय नहीं ले रही है। इसके साथ ही माइक्रोमैक्स है, HCL है, HP है, बड़े बड़े नाम उत्तराखंड से। जायडस कंपनी जिस प्रकार से रातों रात बंद करके यहाँ पे अपना पूरा सिस्टम और इनको बाहर करके चल गए, बड़े शर्म की बात है कि मुख्यमंत्री जी निवेश की बात करें होर्डिंगों में बड़ी बड़ी, और यहाँ से जितना हमारा पुराना निवेश है वो सारा भागता हुआ जा रहा है, पलायन हो रहा है इंडस्ट्री का यहाँ उधम सिंह नगर विशेषतम सिडकुल से। और उसके बाद ये लोग कोर्ट से भी केस जीत के आ गए हैं जिसमें उन्होंने इलीगल घोषित करा है, जिस प्रकार से जायडस गई है। उसके बाद भी सरकार संज्ञान लेके इनको इंसाफ नहीं दिला रही, तो गूंगी बहरी सरकार बन चुकी है। और विशेषतम सिडकुल में जो लगातार प्रताड़नाएं हो रही हैं, श्रम कानूनों में सुधारों की आवश्यकता है। वहीं अंकिता हत्याकांड से जुड़ी एक बड़ी अपडेट आज सामने आई है, जहां कोटद्वार के ACJM कोर्ट में अंकिता के दोस्त पुष्पदीप के बयान दर्ज किए गए हैं। पुष्पदीप ने आज कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया। SIT की टीम पुष्पदीप को लेकर कोर्ट गई थी, जिसके बाद उसने अपना बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराया। पुष्पदीप ने बताया जो बयान पुलिस को दिए थे वही बयान उसने कोर्ट में भी दर्ज कराए। पुष्पदीप ने कहा कि उत्तराखंड पुलिस की SIT टीम की जांच से वो काफी संतुष्ट है। उसे उम्मीद है कि जल्द ही अंकिता भंडारी को न्याय मिलेगा। देवभूमि समाचार में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।